नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। अब 5 चरण और बाकी हैं, लेकिन जिस तरह का विमर्श चलाया जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले पहले चरण में काफ़ी कम हुआ था, दूसरे चरण में पहले चरण से ज़्यादा मतदान हुआ। अब आप देखिए किस किस तरह से विमर्श चलाया जा रहा है। आपको जितने विमर्श सुनने को मिलेंगे उन सब में एक बात कॉमन मिलेगी कि किस तरह से इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाए जिसमें लगे कि नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए नुकसानदेह है और भाजपा को और नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा, या जितनी सीटों का वो दावा करने जा रहे हैं वो नहीं मिलने जा रहा। सारा विमर्श इसके इर्द गिर्द है। अगर यही मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा हो गया होता, 2019 से ज़्यादा हो जाता, तो आपको एक दूसरा विमर्श सुनने को मिलता। वो कहा जाता कि जो है ये एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज़ हैं सरकार से इसलिए बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं। कम हुआ तो लोग नाराज़ हैं सरकार से निराश हैं इसलिए मतदान कम हुआ, तो चित भी मेरी पट भी मेरी। और इस तरह का विमर्श जो है 7वें चरण के मतदान के बाद तक चलता रहेगा। 7वें चरण के मतदान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के आपने देखे होंगे, वो आखिरी दौर में जाते हैं वहाँ और 3 दिन वहाँ रुकते हैं। तो उस समय चलाया जाता है क्या कि प्रधानमंत्री जो है डरे हुए हैं, उनको अपनी हार का डर है। विधानसभा का चुनाव हो तो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हार का डर है, इसलिए जो है कैंप कर रहे हैं और वो किसी तरह से जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं और नतीजे बताते हैं कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की और क्या हुआ। अब आप देखिए जो ये विमर्श चलाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किस पर विश्वास कीजिए किस पर विश्वास मत कीजिए। मैं आज जो आपसे बात कहने जा रहा हूँ, आप 2019 के लोकसभा चुनाव, 2019 के और 2024 के चुनाव के तथ्यों पर गौर कीजिए। किसी ओपिनियन पर ध्यान मत दीजिए। ओपिनियन बायस्ड हो सकती है, मेरी भी बायस्ड हो सकती है, किसी एक पक्ष में या किसी एक पक्ष के खिलाफ हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। तो इसलिए किसकी राय क्या है इसको छोड़ दीजिए, केवल तथ्यों पर गौर कीजिए कि दोनों चुनावों में फ़र्क क्या है। 2019 के चुनाव की पहले बात करते हैं और 2019 के चुनाव में पहले विपक्ष का जो खेमा है उसके बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, बहुत ही कोहेसिव जो है वो गठबंधन था, वो ज़मीन पर काम करने वाला गठबंधन था। उसी गठबंधन ने सत्ता में पहुंचाया था, बल्कि सत्ता चलाई थी 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व में। तो वो गठबंधन ज़मीन पर केमिस्ट्री उसकी बन चुकी थी, ऐसा गठबंधन था। इस बार इंडी अलायंस है जो गठबंधन शुरू तो हुआ लेकिन बन नहीं पाया, उसकी कोई केमिस्ट्री नहीं बनी है, उसकी अर्थमेटिक भी नहीं बन रही है। तो एक फ़र्क तो तथ्यात्मक रूप से ये है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में उस समय शरद पवार ताकतवर थे, आज उनकी पार्टी टूट चुकी है, वो उम्र के लिहाज से भी उतने सक्रिय नहीं हैं, तो शरद पवार और उनकी पार्टी कमज़ोर हो चुकी है। बिहार में इसी तरह से आप देखेंगे नीतीश कुमार के निकलने के बाद महागठबंधन कमज़ोर हो गया है। और चूंकि ये लोकसभा चुनाव है, पिछली बार भी था इस बार भी है, कि लोकसभा चुनाव में लोगों को मालूम है कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो इसलिए जो है बिहार में जिन लोगों को उम्मीद है कि महागठबंधन बहुत अच्छा करेगा, उनको निराशा होगी। तो महागठबंधन पहले की तुलना में, 2019 की तुलना में बिहार में मजबूत नहीं हुआ है, कमज़ोर हुआ है। कर्नाटक में जेडीएस से गठबंधन था कांग्रेस पार्टी का, इस बार नहीं है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर था 2019 के चुनाव में, जो एक विमर्श उस समय भी चलाया गया था, आजकल भी चलाया जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश को लेकर, कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को रोक लें तो देश के स्तर पर भाजपा को रोका जा सकता है, मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है। आप याद कीजिए 2019 का चुनाव, 2014 में बीजेपी को 80 में से 73 सीटें मिली थी, 71 + 2, 71 अपनी और 2 अपना दल की। 73 सीटें जो हैं एनडीए को मिली थी, 71 अकेले बीजेपी को मिली थी। और उस समय 2019 में गठबंधन बना सपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। ये बहुत ही मजबूत गठबंधन था।
उस समय कहा गया कि बीजेपी की सीटें कम से कम 40 से 50 कम हो जाएंगी, और उस समय लोकसभा में बीजेपी के पास 283 सीटें थी। ये हुआ कि 40-50 सीटें कम कर दो और बीजेपी बहुमत से बहुत दूर हो जाएगी, तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल नहीं है। और वो गठबंधन ऐसा था कि उसकी अर्थमेटिक आप देखें तो ये बात बिल्कुल संभव लगती थी। और भारतीय जनता पार्टी के मन में भी शंका थी, आशंका थी कि ये गठबंधन हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनेगा, बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा, बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। तो 2019 में जो गठबंधन था 2024 में नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2014 के चुनाव जैसी है लगभग, और सीटें 2014 से ज़्यादा आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। तो एक बड़ा फर्क जो है 2019 और 2024 में वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का है कि उस समय जो गठबंधन था, जो भाजपा के लिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उससे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने नहीं आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जो 10 साल का राष्ट्रीय राजनीति का कार्यकाल है, उसमें इससे चुनावी चुनौती इससे बड़ी उनके सामने नहीं आई। तो उस चुनौती को पार कर लिया। 64 + 2 66 सीटें, 66 सीटें जो है बीजेपी जीतने में कामयाब रही, और उसकी लोकसभा में सीटें 283 से बढ़कर 303 हो गई। तो फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, उस समय भारतीय जनता पार्टी 2018 में 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव हार चुकी थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार चली गई थी और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। विपक्ष का जो मनोबल है वो चढ़ा हुआ था, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुद्दा बना रहा था विपक्ष, पुलवामा का मुद्दा कि अर्धबलों के सैनिकों की जीवन की रक्षा नहीं कर पाए। उसके अलावा जो है राफेल का मुद्दा बनाया जा रहा था, जीएसटी का मुद्दा बनाया जा रहा था, नोटबंदी का मुद्दा बनाया जा रहा था। ये मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ बनाए जा रहे थे। और राफेल के मुद्दे को लेकर खास तौर से राहुल गांधी बहुत ज़्यादा आक्रामक थे। हालांकि उनको जो है बाद में लताड़ भी सुननी पड़ी, डांट भी सुननी पड़ी सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी लपेटने की कोशिश की, और आपको याद होगा चौकीदार चोर है का नारा लगवाया था उन्होंने, और बदले में उसके जवाब में जो है बीजेपी की ओर से मैं भी चौकीदार का जो है अभियान चला था, और वो चौकीदार चोर है से ज़्यादा सफल और ज़्यादा व्यापक हुआ था। ये तथ्य ध्यान में रखिए। दूसरा बड़ा जो अंतर है 2019 और 2024 में, 2019 में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। इस बार इस बात की चर्चा से भी कांग्रेस पार्टी डर रही है। जो इंडी अलायंस है उसकी ओर से प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। वो चुनाव जो है मोदी बनाम राहुल गांधी हो गया था। और इस बार मोदी के सामने कौन, ये यक्ष प्रश्न की तरह ये प्रश्न जो है हवा में लटका हुआ है कि मोदी के सामने कौन। इस तथ्य पर गौर कीजिए। के अलावा आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की एयर स्ट्राइक, तो राष्ट्रवाद का जो बुखार था, राष्ट्रवाद का जो उफान था, वो अपने चरम पर था। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। मेरा मानना है कि उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज 2019 में अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया था। ये जो कम आपको दिखाई दे रहा है उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। उसमें एक फैक्टर निश्चित रूप से ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता को लग रहा है कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, तो अगर कुछ वोट नहीं पड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, विपक्ष के खेमे में इतनी निराशा मैंने इससे पहले किसी चुनाव में नहीं देखी। 2019 के चुनाव में संघर्ष दिखाई दे रहा था, भले ही ज़मीन पर वो था नहीं उस तरह का, कांग्रेस पार्टी उस तरह से लड़ाई में थी नहीं, लेकिन जो परसेप्शन बना था, जो सतह पर जो दिखाई दे रहा था कि लड़ाई बड़ी जो है कड़ी है, संघर्ष बड़ा कड़ा है और चुनौती जो है दोनों तरफ से बड़ी है। इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस बार विपक्ष पहले से ही मैदान छोड़कर भाग चुका है। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं और विपक्ष में उस तरह का उत्साह नहीं देखता। उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैंने दिया, कर्नाटक में इस समय बीजेपी और जेडीएस का अलायंस हो गया है, पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस था। एक सवाल लोग पूछते हैं, कई बड़े विद्वान लोग सवाल करते हैं। मैंने एक दिन कहा था
कि जेडीएस और कांग्रेस के अलायंस से कांग्रेस को नुकसान हुआ, बल्कि दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ, और जेडीएस और बीजेपी के अलायंस से दोनों पार्टियों को फ़ायदा होगा। तो मजाक उड़ाया गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, उनके साथ अलायंस हुआ तो नुकसान हुआ, इनके साथ अलायंस हुआ है तो फ़ायदा होगा। एक बात लोग असल में तथ्य लोग भूल जाते हैं। जेडीएस यानी एचडी देवेगौड़ा और उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ता जनता पार्टी के समय से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ काम करते रहे, एक केमिस्ट्री रही है। फिर जनता दल के समय वो केमिस्ट्री बनी रही। तो साथ काम करने की केमिस्ट्री इन दोनों पार्टियों की, उसका इतिहास है और वो सफल इतिहास है, उसका फ़ायदा हुआ है, उसका फ़ायदा दोनों पार्टियों ने उठाया है। कांग्रेस और जेडीएस हमेशा परस्पर विरोधी रहे, कट्टर विरोधी रहे, इसलिए उनकी सिनर्जी नहीं बनी, इसलिए उनकी केमिस्ट्री नहीं बनी और नुकसान हुआ दोनों पार्टियों को। इस बार जेडीएस से अलायंस होने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा 2019 और 2024 का फ़र्क समझिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर कहीं उसकी प्रेजेंस भी कहिए कि नहीं थी, नहीं के बराबर थी। इस बार आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम से उसका अलायंस है, जो बहुत ही ताकतवर अलायंस है, और वो आप मान कर चलिए वहाँ चूँकि विधानसभा चुनाव भी होने वाला है तो वो अलायंस स्वीप करने वाला है विधानसभा में और लोकसभा दोनों चुनाव में। ये बड़ा फ़र्क है। तमिलनाडु जो है, जो मैंने एक वीडियो में पहले कहा था कि 2019 में जो पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए था, वो तमिलनाडु 2024 में होने जा रहा है। तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का न केवल खाता खुलने जा रहा है, उसका वोट शेयर बढ़ने जा रहा है, उसकी सीटें बढ़ने जा रही हैं, उसके अलायंस की सीटें अगर अन्ना द्रमुक की सीटों से ज़्यादा हों तो कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि मैं तो मानता हूँ निश्चित रूप से होगी। डीएमके के बाद अगर कोई पार्टी तमिलनाडु में होगी वोट शेयर और सीटों दोनों की संख्या की दृष्टि से, तो वो होगी भारतीय जनता पार्टी। और केरल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल सकता है, खास तौर से 2 सीटों पर उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, एक तिरुवनंतपुरम और दूसरी त्रिशूर की सीट। तिरुवनंतपुरम जहाँ से राजीव चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, और त्रिशूर की सीट जहाँ से सुरेश गोपी लड़ रहे हैं, मलयालम फिल्मों के बड़े लोकप्रिय अभिनेता हैं। ये दोनों सीटें, वैसे तो 4-5 सीटों पर भाजपा कंटेस्ट में है, लेकिन ये 2 सीटें अगर भाजपा जीत जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थी वर्ग बना रहे थे, वो बनने की प्रक्रिया में था। 2024 में वो बन चुका है, वो वर्ग बन गया है। उसने जातियों की अस्मिता को धूमिल कर दिया है, उसकी धार को भोथरा कर दिया है। उसने दलितों अति पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ाव था उसको और मजबूत कर दिया है। कैसे गैर जाटव दलितों को वापस लाया जाए, मायावती की ये सबसे बड़ी चुनौती है, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक तो लाभार्थी वर्ग 2019 में उस तरह से सुगठित रूप से मौजूद नहीं था जैसा 2024 में है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का चुनाव प्रचार बहुत पहले से शुरू कर दिया। इसका अंदाज़ा भी विपक्ष को नहीं लगा। G20 का जो सम्मेलन था उसको उन्होंने एक तरह से लॉन्चिंग पैड बनाया 2024 के चुनाव प्रचार के लिए, कि देखिए देश में ही नहीं विदेश में भी कैसे बीजेपी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, देश की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ी है, दुनिया भर के नेताओं के बीच में हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान किस तरह से बढ़ा है, उनकी ताकत, उनकी हैसियत किस तरह से बढ़ी है। उसके अलावा संसद के नए भवन का उद्घाटन, उसके अलावा महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पास कराना, शेंगोल की स्थापना लोकसभा में, ये सब चुनावी अभियान का हिस्सा थे बिना चुनावी अभियान की घोषणा किए हुए। उसके अलावा 2019 से 2024 के बीच में जो काम हुआ है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा, 3 तलाक पर कानून बना, और उसके अलावा CAA का कानून बना, और सबसे बड़ा काम जो 500 साल से जिसका इंतज़ार था, अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बना। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ 22 जनवरी को। बहुत से लोगों को लग रहा है कि वो मुद्दा दब गया, ख़त्म हो गया, बीजेपी जैसा चाहती थी चला नहीं, वो मुद्दा लोगों के दिल में उतर चुका है।
तो मोदी का जो वोटर है, भाजपा का जो वोटर है, वो संतुष्ट वोटर है 2019 की तुलना में। 2019 में वो उद्वेलित था कि जो वादे किए थे वो काम होगा कि नहीं। 5 साल में तो नहीं हुआ। उसको ये मन में थोड़ी निराशा भी थी। उस निराशा के बावजूद, उसकी अपेक्षा के अनुसार काम न होने के बावजूद 2019 में भाजपा के मतदाताओं ने, समर्थकों ने उसकी सीटों की संख्या लोकसभा में 283 से बढ़ाकर 303 पहुंचा दी और एनडीए की संख्या 353 पहुंचा दी। अब जो फर्क है 2024 में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो घर घर में बस चुकी है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक। बीजेपी एक पैन इंडिया पार्टी 2024 में बनकर उभरी है, चुनाव में सामने आई है, जो 2019 में नहीं थी। ये बड़ा फर्क है। कांग्रेस में निराशा है, कांग्रेस से लोग छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी छोड़कर। पुराने लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं ने जो पार्टी में हैं चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इन तथ्यों पर आप गौर कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात, 2019 में एक बड़ी संख्या थी फ्लोटिंग वोटर की, जो अनडिसाइडेड था, जो देख रहा था कि हवा का रुख किधर जाता है, किधर हवा का रुख है, कौन जीतती हुई पार्टी लग रही है। भारतीय जनता पार्टी लगी, उसके साथ गया। इस चुनाव में फ्लोटिंग वोटर्स की संख्या मिनिमम है, बहुत ही कम है, बल्कि कहें कि ना के बराबर है। पहले से लोग तय करके बैठे हैं किसको वोट देना है। जो मोदी का वोटर है वो पहले से तय करके घर में बैठा है और काफ़ी पहले से बैठा है। और एक बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो भूखे को रोटी देता है उसको भूखा व्यक्ति कभी भूलता नहीं। 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, ये विपक्ष को भले लगे कि उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन उसका मुझे लगता है इन सभी मुद्दों को, जितने मैंने मुद्दे गिनाए, उन सब में सबसे ज़्यादा असर उसका होगा। उसका असर जो है मुस्लिम मतदाता पर भी है। ये अलग बात है कि वो वोट नहीं देगा, लेकिन वो इस बात को स्वीकार करता है कि बिना किसी मजहबी भेदभाव के उसको भी सारी योजनाओं का लाभ मिला। जितने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले हैं, उसमें आबादी के अनुपात से ज़्यादा मुस्लिम समाज को घर मिले हैं। फिर भी कह रहा हूं कि वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जो वोट देने वाले हैं उनको, जिनको मिला है, और 3 करोड़ की संकल्प पत्र में घोषणा हुई है कि 3 करोड़ और मकान अगले 5 साल में बनाए जाएंगे, तो जिनको नहीं मिला है उनमें उम्मीद जगी है। 2019 का चुनाव उम्मीद का चुनाव था और 2024 का चुनाव भाजपा के लिए उन उम्मीदों पर पार्टी के और नेतृत्व के खरा उतरने का चुनाव है। विपक्ष की दृष्टि से देखें तो 2019 में नेतृत्व स्पष्ट था, 2024 में नेतृत्व को लेकर डिफेंसिव है विपक्ष। उसके पास कोई नेतृत्व है नहीं। नीति के नाम पर वो कभी जाति की जनगणना का मुद्दा उठाता है, कभी कभी जो है फाइनेंशियल सर्वे की बात करता है, कभी मुस्लिम आरक्षण की बात करता है। तो लगातार गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा है। उसके मतदाताओं और समर्थकों में निराशा का भाव है। ये चुनाव, इसका नतीजा पहले से तय मानकर लोग चल रहे हैं। 2019 और 2024 में ये एक बड़ा फर्क है और उसकी वजह से आपको ये चुनाव जो ठंडा दिखाई दे रहा है, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हो रहा है, उसमें मौसम का भी असर है। और राष्ट्रवाद जैसा कोई बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं है जिसकी वजह से लोगों में उत्तेजना हो, जिसकी वजह से लोगों में राष्ट्रवाद का उफान हो। उसकी वजह से भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, जो इस बार नहीं है। लेकिन अंतर जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, वो अंतर और बड़ा हो गया है। विपक्ष को, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, का वोट शेयर पिछली बार से 2019 की तुलना में बढ़ने वाला है, वोटिंग परसेंटेज भले कम हो जाए। और विपक्ष का, यानी जो इंडी अलायंस है, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 1-2 राज्यों को छोड़कर, उसका वोट शेयर घटने वाला है।
ये फ़र्क है। इन तथ्यों की रोशनी में अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो आपको नतीजे पर पहुंचने में आसानी होगी, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई दुविधा नहीं होगी। ये जो आशंकाएं पैदा करने की कोशिश हो रही हैं, इन सब में आप फंसेंगे नहीं। तो इस फर्जी नैरेटिव में, इस फर्जी विमर्श में मत फंसिए, तथ्यों पर गौर कीजिए और अपना निष्कर्ष निकालिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।